फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमें डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन नहीं दी गई है, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है जिसको समझकर हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड देन उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। पार्ट 1 में हमें बोला गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया एंड उनमें से नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इट इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स को एंड नंबर ऑफ बॉयज लेट नंबर ऑफ बॉयज को हम मान लेते हैं y। अब हमें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है उसमें बोला गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है वो है 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज। तो हमारे पास जो पहला इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन इक्वेशन फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। 10 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है उसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इट इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने अज्यूम किया था x है और हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इट इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज है y, उससे 4 ज्यादा। ये हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया इक्वेशन फॉर्म में। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गए हैं टू वेरिएबल में जिन्हें हमें बोला गया है ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों का ग्राफ बनाना होगा। इस इक्वेशन को पहले देखें तो हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें x एंड y के मिनिमम ऐसे दो वैल्यूज चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप कोई भी x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकाल सकते हैं और ऐसे मिनिमम 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। सपोज आप ये 2 पॉइंट्स लेते हैं तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा x 5 के लिए y 5 दैट इज x जब 5 है तो y की वैल्यू भी 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x जब 4 है तो y भी 6 है, x 4 है तो y 6 है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से पासिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 1 जो है उसका ग्राफ। सिमिलरली हम दूसरा इक्वेशन जो है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगेन इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी हमें x एंड y की मिनिमम 2 ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। सपोज ये 2 वैल्यूज लेते हैं तो x इक्वल्स टू 0 के लिए y का वैल्यू माइनस 4 है, x इक्वल्स टू 0 मतलब यहाँ पे y का वैल्यू माइनस 4, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट में x 4 के लिए y की वैल्यू 0 है, तो x 4 है तब y का वैल्यू 0 है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अगेन दोनों पॉइंट से पासिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ। अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो ग्राफ्स हैं, दोनों जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन होगा और वो होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज ये जो पॉइंट है उसके x एंड y कोऑर्डिनेट। इसके x एंड y कोऑर्डिनेट क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट है 7 एंड y कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7, 3। तो ये जो 7 है वो हमारा x का वैल्यू हो गया दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, एंड जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 3 ये हो गया हमारा y का वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ बॉयज। तो ये आ गया हमारा आंसर। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, नंबर ऑफ बॉयज 3 है, और जैसा आप देख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इट इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज 3 है, उसमें 4 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज 3 प्लस 7 दैट इज 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा वेरिफिकेशन। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है जिसे हमें पहले इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है।
इसमें बोला गया है कि 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. तो हमें 1 pencil and 1 pen का कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड कॉस्ट ऑफ 1 pen, उसे अज्यूम कर लेते हैं x एंड y। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की कॉस्ट को हम मान लेते हैं x, एंड जो दूसरा चीज हमें फाइंड आउट करना है वो है कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको हम मान लेते हैं y। पहला इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का टुगेदर कॉस्ट ₹50 है। 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 5x एंड 7 पेन्स मतलब 5x एंड ऐड करेंगे 7 पेन्स का कॉस्ट। एक पेन का कॉस्ट अगर y है तो 7 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 7y, तो 5x प्लस 7y दैट इज कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। ये हमें दिया हुआ है, इट इज ₹50। टुगेदर कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स इज ₹50। ये हो गया फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन इक्वेशन फॉर्म, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। दूसरा हमें बोला गया है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x एंड 5 पेन्स, एक पेन का कॉस्ट y है तो 5 पेन्स का कॉस्ट हो जाएगा 5y। 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। ये हो गया हमारा दूसरा इंफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर्म में, तो इसे बोल देते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं जिन्हें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। अगेन ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें दोनों का ग्राफ बनाना होगा। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम x एंड y की दो वैल्यूज चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ताकि हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सके। अगेन आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं x एंड y की। सपोज ये दो वैल्यूज लेते हैं, x 10 के लिए y 0 है एंड x -4 के लिए y 10 है। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है x 10 के लिए y 0, ये आ जाएगा x 10 आपका यहाँ पर है y 0, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x -4 के लिए y 10, x अगर -4 है, -4 यहाँ आ जाएगा, उसके लिए y 10 है मतलब यहाँ, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से पासिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। सिमिलरली आपका जो दूसरा इक्वेशन है 7x + 5y = 46, इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगेन ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें मिनिमम दो पॉइंट्स चाहिए x एंड y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सपोज ये पॉइंट्स लेते हैं, तो x अगर 7 है तो y का वैल्यू -0.6, इसमें देखेंगे x अगर 7 है तो y का वैल्यू -0.6 मतलब यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। दूसरा है x अगर 6 है दैट इज यहाँ पे 6 है तो y का वैल्यू प्लस का 0.8 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गए आपके दोनों पॉइंट्स जिनसे पासिंग आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है एंड सो हमारे पास होगा एक यूनिक सोल्यूशन, और वो होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज इस पॉइंट के x एंड y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं 3 है एंड y कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं 5 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 5। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू 3 एंड ये हो गया हमारा y का वैल्यू 5। x क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आ गई हमारी ₹3 एंड y क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गया हमारा ₹5। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 सॉल्व। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें कंपेयर करना है रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 क्या है, x के कोएफिशिएंट का रेशियो, b1/b2 है दोनों इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट का रेशियो एंड c1/c2 है दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म का रेशियो। तो हमें ये रेशियोज कंपेयर करके बताना है इक्वेशंस गिवन है वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट लाइंस होगी। तो हमें बिना ग्राफ ड्रॉ करे बस इनके रिलेशनशिप को देखकर बताना है कि हमारा ग्राफ कैसे होंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है, अगर हम इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2, तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से देखें तो इक्वेशन 1 के लिए दैट इज 5x - 4y + 8, इस इक्वेशन के लिए
हमारा a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 है हमारा x का कोएफिशिएंट दैट इज 5। b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b1 है हमारा y का कोएफिशिएंट है -4, ये हो गया b1 का वैल्यू। c1 है हमारा कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज 8, ये हो गया c1 का वैल्यू। इक्वेशन 2 में अगर देखें, इक्वेशन 2 में a2 है इक्वेशन 2 का x कोएफिशिएंट दैट इज 7, b2 है इक्वेशन 2 में जो y है उसका कोएफिशिएंट, तो b2 हो गया हमारा 6 एंड c2 दैट इज कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन 2 दैट वो है हमारा -9। अब अगर हम रेशियो देखें a1 अपॉन a2 तो ये आ जाएगा 5/7, b1 अपॉन b2 आ गया दैट इज 5/7 जो है वो -2/3 के इक्वल नहीं है। तो यहीं पे हम कंक्लूड कर देंगे कि क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे एंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है तो वहीं पे हम कंक्लूड कर सकते हैं, हमें c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन e2 के इक्वल आता है तब हमें c1 अपॉन c2 निकालना है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट में हमें अगेन दो इक्वेशन दी गई है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगेन इसमें a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा जो इक्वेशन 1 है उसका x कोएफिशिएंट दैट इज 9, b1 हो जाएगा y का कोएफिशिएंट दैट इज 3 एंड c1 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज 12। a2 हो जाएगा इक्वेशन 2 का x कोएफिशिएंट दैट इज 18, b2 हो जाएगा इक्वेशन 2 का y का कोएफिशिएंट दैट इज 6 एंड c2 हो जाएगा इक्वेशन 2 का कांस्टेंट टर्म दैट इज 24। ये आ गए हमारे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। अब अगर हम a1 अपॉन a2 देखें, a1 अपॉन a2 है 9/18 विच इज कैंसिल कर देंगे तो 1/2। b1 अपॉन b2 देखें, b1 अपॉन b2 है 3/6 विच इज अगेन कैंसिल कर देंगे तो 1/2। अब a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 1/2 आ गया है। अब हमें c1 अपॉन c2 निकालना होगा, तो c1 अपॉन c2 हो गया 12/24 विच इज 1/2 अगेन। तो हमने क्या देखा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हैं, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 विच इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर जो हमारा दोनों इक्वेशंस का ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा एंड हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। पार्ट 3 देखें तो इसमें अगेन इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो a1 दैट इज x का कोएफिशिएंट है 6, b1 दैट इज y का कोएफिशिएंट वो है 3 एंड c1 दैट इज कांस्टेंट टर्म वो है 10। इक्वेशन नंबर 1 का कांस्टेंट टर्म है 10। इक्वेशन नंबर 2 में a2 हो गया x का कोएफिशिएंट दैट इज 2, अगेन b2 हो गया y का कोएफिशिएंट दैट इज -1 एंड c2 हो गया कांस्टेंट टर्म है 9। a1 अपॉन a2 अगर देखें, a1 अपॉन a2 दैट इज 6/2, ये हो जाएगा 3, b1 अपॉन b2 में -3 अपॉन -1, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 3। अब क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है तो हमें c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि लाइंस कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। c1 अपॉन c2 हो जाएगा 10/9। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। पैरेलल लाइंस आएंगी एंड वो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, देयर विल बी नो सोल्यूशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं और अगेन हमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 का रेशियो देख के बताना है कि इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कंसेप्ट वाले वीडियो में, कंसिस्टेंट लाइंस वही होंगी जिनका एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन होगा। मतलब अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है, और यूनिक सोल्यूशन है मतलब एक सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट लाइंस होंगी। ऑल्सो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के केस में भी, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशंस है तो वो भी कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, और वो कब होगा जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल होंगे। एंड जो थर्ड केस है दैट इज जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है,
तो थर्ड केस के लिए जब पैरेलल लाइंस है और हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तब हम बोल देंगे कि जो इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो पहला इक्वेशन है उसे इक्वेशन नंबर 1 मान ले और दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान ले। इक्वेशन 1 के लिए a1 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट दैट इज 3, b1 हो जाएगा y का कोएफिशिएंट दैट इज 2 एंड c1 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म दैट इज 5। सिमिलरली इक्वेशन 2 में a2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट दैट इज 2, b2 हो जाएगा y का कोएफिशिएंट दैट इज -3 एंड c2 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज 7। तो हमारा a1 अपॉन a2 दिस विल बी 3 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 हो जाएगा 2 अपॉन -3। तो आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी एंड वन यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब क्योंकि एक सोल्यूशन है तो हम इन इक्वेशंस को बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस। सेकेंड पार्ट में इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन बोल दे और इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दे तो अगेन a1 का वैल्यू हो जाएगा इक्वेशन 1 का x का कोएफिशिएंट दैट इज 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा इक्वेशन 1 का y का कोएफिशिएंट दैट इज -3 एंड c1 हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 का कांस्टेंट टर्म दैट इज 8। सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए a2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट दैट इज 4, b2 हो जाएगा y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में व्हिच इज -6 एंड c2 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म दैट इज 9। इसमें a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2, b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा -3 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2, 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 हो जाएगा आपका 8 अपॉन 9। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इन इक्वेशंस के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, कितना है दोनों के केस में हाफ, इसमें भी हाफ, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है क्योंकि c1 अपॉन c2 की वैल्यू आई है 8/9। देयरफॉर हमारी जो इक्वेशंस है उनका ग्राफ होगा पैरेलल लाइंस एंड दे विल हैव नो सॉल्यूशन। एंड क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो हम बोलेंगे दीज टू इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। पार्ट 3 में अगेन दो इक्वेशन दी गई है, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के लिए हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा दैट इज x का कोएफिशिएंट वो है 3 अपॉन 2, b1 का वैल्यू हो जाएगा y का कोएफिशिएंट व्हिच इज 5 अपॉन 3, c1 का वैल्यू हो जाएगा दैट इज कांस्टेंट टर्म वो है 7। इक्वेशन 2 के लिए a2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट 9, b2 हो जाएगा y का कोएफिशिएंट दैट इज -10 एंड c2 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन दैट इज 14। a1 अपॉन a2 देखते हैं, a1 अपॉन a2 हमारा हो जाएगा a1 है 3 अपॉन 2 एंड a2 है 9, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 9, तो 3 3 जा 9, ये हो गया 1 अपॉन 6। नेक्स्ट है b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 देख लेते हैं। b1 अपॉन b2 आ जाएगा, b1 है हमारा 5 अपॉन 3 एंड b2 है हमारा -10, तो हो जाएगा 5 2 जा 10, ये आ जाएगा -1 अपॉन 6। अब नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 जो है दिस इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 6 है एंड b1 अपॉन b2 -1 अपॉन 6 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी एंड वी विल हैव वन यूनिक सोल्यूशन एंड क्योंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वी विल हैव कंसिस्टेंट इक्वेशंस। पार्ट 4 के लिए इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो हमारा a1 जो है वो हो जाएगा इक्वेशन 1 का x कोएफिशिएंट दैट इज 5, b1 हो जाएगा इक्वेशन 1 का y का कोएफिशिएंट दैट इज -3, y का कोएफिशिएंट है -3 एंड c1 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म व्हिच इज 11। इक्वेशन 2 के लिए a2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट दैट इज -10, b2 हो जाएगा y का कोएफिशिएंट व्हिच इज 6 एंड c2 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म व्हिच इज -22। a1 अपॉन a2 अगर कैलकुलेट करें तो a1 अपॉन a2 है हमारा 5 अपॉन -10, कैंसिल हो जाएगा 2 5 से, ये हो जाएगा -1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 ये है हमारा 3 अपॉन 6, तो -3 अपॉन 6 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, ये आ गया -1 अपॉन 2। अब जैसा कि आप देख सकते हैं a1 अपॉन a2 भी -1 अपॉन 2 है एंड b1 अपॉन b2 भी -1 अपॉन
2 है। तो इस केस में हमें C1 अपॉन C2 भी निकालना होगा, विच इज 11 अपॉन माइनस 22। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2। अब आप देख सकते हैं इस केस में दोनों इक्वेशंस के लिए A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के भी इक्वल है एंड ये C1 अपॉन C2 के भी इक्वल है। तो हमारे जो इक्वेशंस हैं उनका जो ग्राफ होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस एंड वी विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस है मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो वी विल से कि दीज टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। पार्ट 5 अगर देखें, अगेन इस इक्वेशन को बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो A1 हो जाएगा इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट दैट इज 4 अपॉन 3, B1 हो जाएगा इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट दैट इज 2 एंड C1 हो जाएगा इक्वेशन 1 का कांस्टेंट टर्म दैट इज 8। इक्वेशन 2 के लिए A2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट दैट इज 2, B2 हो जाएगा y का कोएफिशिएंट दैट इज 3 एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज C2 है हमारा 12। तो ये आ गया A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 की वैल्यूज। रेशियोज निकालेंगे तो A1 अपॉन A2 कितना है 4 अपॉन 3, A1 हो गया अपॉन A2 है 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 2 अपॉन 3। B1 अपॉन B2 हो जाएगा 2 अपॉन 3 एंड C1 अपॉन C2 हो जाएगा 8 अपॉन 12, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो हमने क्या देखा कि A1 अपॉन A2 2 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 भी 2/3 एंड C1 अपॉन C2 भी 2/3। तो मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन का ग्राफ होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस एंड वी विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एंड क्योंकि सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हमारी इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 to 3 कंप्लीटली सॉल्व होते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।